अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है जो डेटा टाइप, हमने सी में बताया था 5 डेटा टाइप है। कौन कौन सा? इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल और वॉइड। ये 5 डेटा टाइप बताए थे। इनको बोलते हैं हम लोग बेसिक डेटा टाइप्स, ठीक है, या प्रिमिटिव डेटा टाइप। बेसिक या प्रिमिटिव का मतलब ये है कि जो किसी से डिराइव्ड नहीं है, जिसका एग्जिस्टेंस अपने आप में है, उसको फर्दर सब डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सी के कस्टम डेटा टाइप्स के बारे में। कस्टम डेटा टाइप्स मतलब कि इनमें मल्टीपल डेटा टाइप्स को लेके और नया डेटा टाइप बनाना अपने नीड के हिसाब से। जैसे जो हमारे बेसिक डेटा टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं, बेसिक डेटा टाइप्स को ही लेके हम कस्टम डेटा टाइप बनाएंगे अपने नीड के हिसाब से, जैसी हमें जरूरत होगी उस टाइप का। तो जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो ये 5 तरीके के कस्टम डेटा टाइप्स को सपोर्ट करती है: स्ट्रक्चर, यूनियन, एन्यूमरेशन, बिटफील्ड और टाइप डिफाइन। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। अब इस लेक्चर में मुझे लग रहा है स्ट्रक्चर ही हो पाएगा। अगर स्ट्रक्चर भी पूरा हो जाए तो अपने आप में बड़ी बात है। ठीक है ना। स्ट्रक्चर का वीडियो, उसमें डेटा स्ट्रक्चर वाला फुल लेक्चर सीरीज में जाओगे ना, तो उसमें स्ट्रक्चर का वीडियो मैंने डाला हुआ है 2 बना के। ठीक है, तो वहां से भी देख सकते हो। इस तरीके से नहीं है वो, बट ठीक है, देखते हैं यहाँ पे हम लोग। तो सबसे पहली हेडिंग डालो तुम लोग, ये कस्टम डेटा टाइप्स में ये 5 लिखने के बाद सबसे पहली हेडिंग डालो स्ट्रक्चर्स का। देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, सॉरी। जैसे जब हम एरेज पढ़ा रहे थे तो कई सारे ज्ञानी लोगों के मन में यह सवाल आया था। जैसे हमने बोला था कि एरे इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, यानी 5 अगर इंटीजर एक साथ रखने हैं तो हम लोग उसकी एक एरे बना सकते हैं। 5 कैरेक्टर अगर एक साथ रखने हैं तो उसकी हम एक अलग एरे बना सकते हैं। 5 फ्लोट अगर एक साथ रखने हैं तो उसका एक हम अलग एरे बना सकते हैं। 5 डबल अगर रखना है तो उसकी हम एक अलग एरे बना सकते हैं। लेकिन अगर हमें कभी कुछ कैरेक्टर, जैसे 5 कैरेक्टर, 5 इंटीजर, 5 फ्लोट इस तरीके से एक साथ रखने हो, या एक इंटीजर, एक फ्लोट, एक कैरेक्टर, मतलब अलग अलग टाइप का डेटा टाइप एक साथ रखना हो, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए यूज होता है क्या? स्ट्रक्चर। यानी कि जैसे एरे था, एरे की डिफिनेशन हमने बताया था कि एरे इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, वैसे ही स्ट्रक्चर क्या हुआ? स्ट्रक्चर इज कलेक्शन ऑफ डिससिमिलर डेटा टाइप्स, मतलब अलग अलग टाइप्स को एक साथ हम रख लेंगे। ठीक है, लिखना स्टार्ट करो, लिखो। स्ट्रक्चर्स आर कलेक्शन ऑफ डिससिमिलर डेटा टाइप्स। स्ट्रक्चर्स आर कलेक्शन ऑफ डिससिमिलर डेटा टाइप्स। ठीक है, collection of dissimilar data types. A structure is a collection of variables. A structure is a collection of variables referenced under one name, comma, providing a convenient means referenced under one name, comma, providing a convenient means of keeping related information, providing a convenient means of keeping related information together. ठीक है, full stop. A structure declaration forms a template. A structure declaration forms a template that can be used to create structure objects. Structure objects. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? इंस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है,
और जितने सारे वेरिएबल्स हमारे स्ट्रक्चर में होंगे, यानी जिस जिस टाइप के वेरिएबल्स हम स्ट्रक्चर में रखेंगे उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर मेंबर। लिख लो आगे, ये भी लिख लो, द वेरिएबल्स दैट मेक अप, द वेरिएबल्स दैट मेक अप the variables that make up the structure are called members, या एलिमेंट्स, मेंबर्स और एलिमेंट्स और फील्ड्स ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के मेंबर या स्ट्रक्चर के एलिमेंट या स्ट्रक्चर के फील्ड। स्ट्रक्चर जो भी वेरिएबल्स स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं मिलके, उनको हम लोग स्ट्रक्चर का मेंबर, फील्ड या एलिमेंट बोलते हैं। अब इसमें एक दो चीजें आई हैं, जरा उसको हम लोग समझ लेते हैं। एक चीज आई है, सपोज करो टेम्पलेट आई है ना, एक जगह आया है टेम्पलेट, तो टेम्पलेट को समझते हैं, और एक जगह आया है ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट को हमने बोला था क्या, इंस्टेंस। ये दो ऐसे टर्म हैं कि आप लोग अभी इससे परिचित नहीं है। आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो आप लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे। टेम्पलेट क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। जैसे सपोज करो कि मुझे आपकी क्लास का सारे बच्चों का एक रिकॉर्ड फॉर्म करना है, सारे स्टूडेंट्स का एक रिकॉर्ड फॉर्म करना है। उस रिकॉर्ड में मुझे कुछ इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। जैसे हर स्टूडेंट का मुझे क्या चाहिए, नेम, हर स्टूडेंट का मुझे नेम चाहिए, हर स्टूडेंट की मुझे एज चाहिए, ठीक है ना, हर स्टूडेंट का मुझे जेंडर चाहिए, ठीक है ना, रोल नंबर ले लेते हैं, बस इतनी चीजें चाहिए। हर स्टूडेंट का मुझे नेम चाहिए, एज चाहिए, जेंडर चाहिए और रोल नंबर चाहिए, ठीक। तो ये एक क्या बन गया, ये एक टेम्पलेट बन गया। क्या बन गया, टेम्पलेट। इसको बोलते हैं हम लोग टेम्पलेट। यानी हर स्टूडेंट के हम यही इंफॉर्मेशन, अगर इस क्लास का रिकॉर्ड हम मेंटेन करना चाह रहे हैं तो हमें कोई ना कोई टेम्पलेट बनाना होगा कि आपको भाई कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे का नाम पूछ रहे हैं, किसी का जेंडर पूछ रहे हैं, किसी का एज पूछ रहे हैं, किसी का फादर नेम पूछने लगे आप, फिर वो टेम्पलेट नहीं बना। जो टेम्पलेट बनेगा उसी वही इंफॉर्मेशन आप मांगेंगे। यहां पे फादर नेम का ऑप्शन हमने नहीं दिया है, तो हम फादर नेम स्टोर किसी भी बच्चे का नहीं कर पाएंगे। तो यानी सबकी इंफॉर्मेशन रखनी है पूरी क्लास की, तो एक कॉमन हमारे पास, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेट, बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, फॉर्मेट। एक कॉमन फॉर्मेट हमारे पास होना चाहिए, वो फॉर्मेट है ये, इसको बोलते हैं हम लोग टेम्पलेट, ठीक है। यही जाके आगे क्लास को जनरेट करता है। जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ोगे तो क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है, यही टेम्पलेट ही जाके आगे क्लास को जनरेट करेगा, ठीक। इसको बोलते हैं हम लोग टेम्पलेट। और अभी इसमें किसी में कोई इंफॉर्मेशन फिल नहीं है। सपोज करो हमने इंफॉर्मेशन फिल करनी स्टार्ट की, ठीक है, किसी एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हम फिल करना स्टार्ट किए, ठीक है। चलो किसका रख दें यहां पे, नेम, ठीक है। चलो ये कह रही है कि हमारा रख दो अंशिका। नेम में हमने लिखा अंशिका, ठीक है। एज मान लो हम इनका लिख दे रहे हैं 30 साल, ठीक है, 30 ईयर्स। एज हम इनका लिख दे रहे हैं 30 ईयर। जेंडर इनका फीमेल है, ठीक है। सपोज करो इनका रोल नंबर जो है हमारा, कुछ हम 5 डिजिट में सपोज करो रोल नंबर रखते हैं, ठीक है ना, या 3 डिजिट में रखते हैं। रोल नंबर को हम 3 डिजिट में रखते हैं कि 100 बच्चे मैक्सिमम 100 तक स्टूडेंट हो सकते हैं हमारी क्लास में, तो 3 डिजिट का रखते हैं। तो हम इनका रोल नंबर कैसे स्टोर करेंगे, 0 1 2। तो जैसे ही हमने ये वैल्यूज फिल की, किसी एक पर्टिकुलर के लिए जैसे ही हमने ये वैल्यूज फिल की, वैसे ही अब भी ये टेम्पलेट है क्या, अब ये टेम्पलेट नहीं होके इसका एक ऑब्जेक्ट हो गया या इंस्टेंस हो गया, इस पूरी क्लास का एक इंस्टेंस हो गया। ये पर्टिकुलर वैल्यू फिल करते ही ये इस क्लास के इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करने लगा। अब टेम्पलेट ये नहीं रहा, टेम्पलेट में हम वैल्यूज फिल कर चुके हैं। इसीलिए बोलते हैं हम लोग कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो इंस्टेंस ऑफ द स्ट्रक्चर होता है। या क्लास जब पढ़ोगे, ऑब्जेक्ट क्लास पढ़ोगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, मतलब क्लास का इंस्टेंस होगा एक ऑब्जेक्ट। जैसे तुम पर्टिकुलर हो जाते हो वैसे ही वो उसका इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। यानी इस जो स्ट्रक्चर ये फॉर्म हुआ, देखो अब क्या स्ट्रक्चर की इसमें क्या है, जैसे सपोज करो नेम, तो जाहिर सी बात है किसी के नेम में केवल
कैरेक्टर्स ही रहते हैं। हम लोग वो अगर पुराने जमाने में जैसे इंग्लैंड में नाम होते थे जॉर्ज पंचम और किंग, हाँ विक्टोरिया 1 2, तो अपने यहाँ ये वाला तो चलता नहीं है, केवल कैरेक्टर ही रखते हैं। तो जाहिर सी बात है जो नेम है केवल कैरेक्टर से स्टोर करने हैं, तो हम लोग कैरेक्टर एरे बनाएंगे कि नहीं नेम को। एज जाहिर सी बात है इंटीजर से ज्यादा कुछ होगा नहीं, तो एक इंटीजर हम लोग बना लेंगे एज को। एज का वेरिएबल किस टाइप का रखेंगे, इंटीजर टाइप का। जेंडर का एक कैरेक्टर मेल या फीमेल, एफ या एम रिप्रेजेंट करेगा। और रोल नंबर के लिए इंटीजर ले लेंगे हम लोग, एरे ले सकते हैं, इंटीजर की एरे भी ले सकते हैं। जैसे कहीं जहां कहीं रोल नंबर बड़ा होगा, जैसे तुम लोग का यूनिवर्सिटी रोल नंबर मिलेगा तो 10 डिजिट का होगा, 10 डिजिट का होगा, तो अब जाहिर सी बात है इंटीजर की रेंज उतनी बड़ी तो है नहीं, तो वहां पे हम लोग इंटीजर की एक एरे ले लेंगे और एरे में वैल्यूज को हम लोग फिल कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? मुझे उम्मीद है कि तुम्हें टेम्पलेट का मीनिंग समझ में आ गया होगा, ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस की मीनिंग भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें स्ट्रक्चर अगर यूज करना होगा तो कैसे हम सिंटैक्स इसका लिखेंगे प्रोग्राम में, हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, लिखो सिंटैक्स, स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन का सिंटैक्स। एक कीवर्ड की लिस्ट में एक कीवर्ड होगा स्ट्रक्ट नाम का, है कि नहीं है? जो 32 कीवर्ड की लिस्ट है उसमें एक स्ट्रक्ट नाम का कीवर्ड है ना, तो वो स्ट्रक्ट नाम का कीवर्ड स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। जहां कहीं भी जैसे तुम्हें किसी वेरिएबल को इंटीजर टाइप का बनाना था तो उसके पहले क्या लिख रहे थे, INT लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे? जब फ्लोट डिक्लेयर करना था तो क्या लिख रहे थे, फ्लोट। वैसे ही किसी को अगर तुम्हें स्ट्रक्चर डिक्लेयर करना है तो तुम क्या लिखोगे उसके पहले, स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट कीवर्ड ही बताएगा कि ये जो बनने वाला वेरिएबल है ये किस टाइप का है, स्ट्रक्चर टाइप का है। ठीक है ना, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं स्ट्रक्ट, और यहां पे हम लोग लिखते हैं स्ट्रक्चर टैग, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर टैग। ठीक, और करली ब्रैकेट स्टार्ट करो, और हम लोग इसके अंदर यूज करते हैं स्ट्रक्चर एलिमेंट्स। ठीक है, और ये करली ब्रैकेट क्लोज, और इस करली ब्रैकेट के बाहर हम लोग स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। मतलब जिस नाम से हम लोग रेफर करेंगे जब भी इस स्ट्रक्चर को, और फिर इसके बाद हम लोग करली ब्रैकेट यूज करते हैं। कई बार सिंटैक्स में तुम्हें ये भी मिलेगा, तुम सिंटैक्स 2 करके बना सकते हो। ये जो स्ट्रक्चर टैग दे के यहां ना दें, टैग और नेम नीचे दे दें दोनों एक साथ, ठीक है ना, वो भी मिलेगा। तो इसको ध्यान देना तुम, बट अब बहुत ज्यादा एक ही बार में मत पढ़ो, धीरे धीरे तुम्हें खुद ही समझ में आने लगे। जब तुम प्रोग्राम बनाओगे तो हाँ ये भी चल रहा है, जितनी चीजें किसी एक पर्टिकुलर को लेके जितनी चीजें वहां पे चल रही हैं वो सब उसके सिंटैक्स हैं, तुम उसको वैसे लिख सकते हो। समझने वाली बात। क्या तुम्हें देखने में प्रॉब्लम हो रही है क्या? आगे आ जाओ, अगर नहीं दिख रहा हो तो आगे आके बैठ जाओ, यहाँ चेयर खाली है। ठीक है, चलो। हेडर फाइल क्या? स्ट्रक्चर टैग। अरे ये एंगल ब्रैकेट का मतलब ये होता है ऑप्शनल चीजों को जनरली हम लोग एंगल ब्रैकेट में लिखते हैं। मत लगाओ एंगल ब्रैकेट, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ एंगल ब्रैकेट लगाना नहीं है, यहाँ एंगल ब्रैकेट यूज नहीं करना है। ठीक है ना, ये नहीं कि जब जब स्ट्रक्चर बना रहे एंगल ब्रैकेट लिखे दे रहे हैं और वो एरर पे एरर थ्रो कर रहा है मार और परेशान है। ठीक है ना, वो एंगल ब्रैकेट का मतलब ऑप्शनल, यहाँ लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो। अब अलग अलग वर्जन हैं सी के, अलग अलग कंपाइलर हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ सपोर्ट करता है, कोई कुछ। हम लोग जो अपना यूज करते हैं उसमें जो चलेगा वो हम लोग मान लेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं कैसे हम लोग एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करेंगे। सपोज करो एक स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, स्ट्रक्ट बुक। किस नाम से बना रहे हैं? बुक। मतलब एक स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं बुक का, जिसमें बुक में कितने पेजेज हैं। तो अब किसी भी बुक में जो भी नंबर ऑफ पेजेज होंगे, किसी बुक के नंबर ऑफ जो पेजेज होंगे वो हमेशा कैसे होंगे? इंटीजर। भाई या तो 100 पेज होंगे बुक में, या तो 200 होंगे, या तो 500 होंगे। फ्लोट होने का उसका तो हम लोग इंटीजर क्या रख लेते हैं? पेज।
और किसी बुक का प्राइस जो है वो इंटीजर भी हो सकता है लेकिन फ्लोट भी हो सकता है, तो हम लोग बुक का प्राइस क्या रख ले रहे हैं, फ्लोट। ठीक, और बुक का ऑथर का नाम, ऑथर का नाम मतलब बुक किसने लिखी है वो क्या होगा, नेम। अभी अभी हमने बताया ना, नेम को कैसे रखेंगे हम लोग, कैरेक्टर की एरे, एक कैरेक्टर की एरे, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें लिखते हैं कैरेक्टर, हम ऑथर, और सपोज करो हमने उसके नेम की लेंथ के लिए दिया है 20, ठीक है। और उस बुक का टाइटल भी होगा, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टर टाइटल। बुक का टाइटल क्या है, जैसे तुम्हारी जो भी पीपीएस की बुक का टाइटल जो भी रहता है, जो लेते हो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोग्रामिंग इन सी, इस तरीके से, तो उसको क्या बोलते हैं, टाइटल। तो ठीक, कहां पे, ऊपर। अब जैसे फंक्शन हम लोग डिक्लेयर करते हैं, यहां सेमीकोलन लगाने का मतलब ये होता है, देखो यहां भी हमने यूज नहीं किया, यहां सेमीकोलन लगाने का मतलब ये होता है कि जो तुमने लिखा है वो यहीं खत्म कर दिया, यहीं खत्म थोड़े करना है, हमें तो नीचे जाके खत्म करना है ना, ठीक है। और यहां पे इस बुक का अगर तुम कोई ऑब्जेक्ट चाहो बनाने के लिए, तो ऑब्जेक्ट सपोज करो हमने इस बुक का ऑब्जेक्ट दे दिया बी, और इसके बाद फिर सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक है। हेडर फाइल क्यों लगाना है बेटा, जैसे कोई डेटा टाइप पढ़ते हैं हम लोग, तो उसमें हेडर फाइल की क्यों जरूरत है। हेडर फाइल तो वहां लगाते हैं जहां हम कोई लाइब्रेरी फंक्शन नया पढ़ रहे होते हैं। जैसे कल जब हम लोग स्ट्रिंग्स पढ़ रहे थे, तो स्ट्रिंग्स में कॉपी का, कॉन्कैटिनेशन का, इन सब का हमने अलग अलग लाइब्रेरी फंक्शन देखा था। जैसे एक स्ट्रिंग का कंटेंट दूसरे में कॉपी करता रहा है, एक स्ट्रिंग के आगे दूसरे स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर दे रहा है, स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट कर ले रहा है, तो वहां पे हमें हेडर फाइल लगाने की जरूरत है। ये जो हम चीजें पढ़ रहे हैं, ये एक स्ट्रक्चर, एक नए तरीके का डेटा टाइप है, तो डेटा टाइप के लिए नई हेडर फाइल की जरूरत हमें नहीं है, तो हर हेडर फाइल में होगा, ठीक है ना। मतलब हर हेडर फाइल में होगा, कहने का मतलब ये है कि इसके लिए किसी हेडर फाइल की जरूरत नहीं है अलग से, ठीक है। अब जैसे, हाँ बताओ, हाँ यही, या तो फिर यहां अगर तुम लिख के सेमीकोलन लगा दो, या तो फिर नीचे अगर तुम यहां नहीं लिखते हो स्ट्रक्चर का, अगर जैसे हम सपोज करो हम ऐसे ना लिखते, ऐसे ना लिखते तो हम क्या लिखते, फिर ये जो स्ट्रक्ट बुक, इसका जो नाम दिए हैं, फिर हम ऐसे लिखते बुक बी, ऐसे लिखते। तो ये जो बी है, ये इस बुक टाइप के स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट है, समझ रहे हो ना। ये जो बी होता ऐसे, या तो यहां लिख दो तो ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा, अदरवाइज फिर नीचे लिखोगे तो ऐसे तुम्हें लिखना पड़ेगा, तो या तो जैसे लिखवाया वैसे लिखो, या तो फिर ऐसे लिखो, ठीक है, समझ गए ना। ठीक, अब हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग स्ट्रक्चर का जो मेंबर होगा, देखो समझ लो पहले, अभी हम लोग प्रोग्राम बनाने से पहले समझ लो, लिख लो, हेडिंग डाल लो, एक्सेसिंग स्ट्रक्चर एलिमेंट्स विद डॉट ऑपरेटर, एक्सेसिंग स्ट्रक्चर एलिमेंट्स, लिखो भाई क्या हुआ, एक्सेसिंग, ठीक है, एक्सेसिंग स्ट्रक्चर एलिमेंट्स विद डॉट ऑपरेटर। इतना टेंशन तो चाइना इंडिया बॉर्डर पे भी नहीं है यार, जितना तुमने क्रिएट कर दिया। हाँ, डॉट ऑपरेटर, डॉट ये वाला, ठीक है ना। स्ट्रक्चर के किसी एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है, तो हम लोग डॉट एलिमेंट लगा के एक्सेस करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी तक जो हम पढ़ते थे उसमें केवल एक ही चीज रहती थी, ठीक है ना। ज्यादा ध्यान मेरी बात पे दो, ठीक है ना, वरना फिर गाड़ी निकल जाएगी और तुम छूट जाओगे पीछे। ज्यादा ध्यान मेरे पे दो, उसको भी देखो, वो ठीक है, अच्छा है, वो उसको भी देखते रहो, लेकिन मेरे तरफ ज्यादा फोकस रखो, ठीक है ना। जैसे अगर किसी, जो भी तुमने बुक का ऑब्जेक्ट बनाया, उस बुक के अगर पेज की बात करनी हुई, तो कैसे पता चलेगा कि ये इसी का पेज है, और किसी दूसरे का भी तो हो सकता है पेज। तो हम लोग लिखेंगे बी डॉट पेज, इससे ये पता चल जाएगा कि इसी
स्ट्रक्चर, बुक नाम का जो स्ट्रक्चर है उसी का ऑब्जेक्ट है कौन, बी। तो बी डॉट पेज कहेंगे तो इसका मतलब इसी का पेज, बी डॉट प्राइस कहेंगे मतलब इसका प्राइस, बी डॉट ऑथर कहेंगे मतलब इसका ऑथर, ठीक है ना। तो किसी भी स्ट्रक्चर के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम लोग डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कैसे लिखोगे, यहां पे लिखोगे बी डॉट पेज या बी डॉट प्राइस या फिर बी डॉट ऑथर, ठीक है। ये ऐसे पूरा नहीं क्लियर समझ में आएगा। एक हम लोग छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम ऐसा होगा कि एक स्ट्रक्चर के एलिमेंट को हम लोग इनपुट लेंगे, स्कैन करेंगे और फिर उसी को प्रिंट कर देंगे। तो थोड़ा सा समझ में आएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अभी बहुत सारी चीजें हवाई हो रही हैं। तो लिखो राइट अ प्रोग्राम टू रीड एंड प्रिंट, राइट अ प्रोग्राम, क्या, हाँ, कैसे एक्सेस करेंगे ये पहले बता दिए, अब वो प्रोग्राम बताने जा रहे हैं। पूरा कंसंट्रेशन नोट्स बनाने में लगा दी, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू रीड एंड प्रिंट रिकॉर्ड ऑफ अ बुक स्ट्रक्चर, राइट अ प्रोग्राम टू रीड एंड प्रिंट रिकॉर्ड ऑफ अ बुक स्ट्रक्चर। यही जो बुक वाला लिए थे एग्जांपल, यही वाला लेते हैं हम लोग, ठीक है। वर्ड मेन से स्टार्ट करते हैं। हेडर फाइल कोई एक्स्ट्रा लगानी नहीं है। एक स्ट्रक्चर हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, स्ट्रक्ट, और नाम रख रहे हैं इसका हम लोग क्या, बुक। और यही वाली चीजें सारी रख लेते हैं, इंटीजर, पेज, झूठ मूठ का ही मिटाया मैंने, वही काम चल जाता। फ्लोट, प्राइस, ठीक है, कैरेक्टर, ऑथर, कैरेक्टर, टाइटल, ठीक है। और इसका जो ऑब्जेक्ट है, हम सपोज करो पीपीएस की बुक के लिए बना रहे हैं। जो बुक का नाम हमने रख दिया क्या, इसका ऑब्जेक्ट का नाम क्या बना दिया, पीपीएस। पीपीएस के लिए हम लोग बना रहे हैं, ठीक। लिखो इतना। एक मैसेज हम प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट एफ एंटर, एंटर पेज, प्राइस, ऑथर नेम एंड टाइटल। ठीक है, ये सारी वैल्यूज एंटर करो। एंटर करोगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा। क्यों, अगर कोई एंटर करेगा तो क्या करना पड़ेगा, हमें स्कैन करना पड़ेगा। चलो ठीक है। अब जो ये इंटीजर पेज है ये किससे स्कैन होगा, %d से, ठीक है ना। और ये जो फ्लोट प्राइस है ये किससे स्कैन होगा, %f से। और ये जो ऑथर नेम है ये किससे स्कैन होगा, %s से। या अगर %c से कराओगे तो लूप चला के करना पड़ेगा। मैंने बोला था ना कि अगर पूरी की पूरी स्ट्रिंग को स्कैन करवाना, तो कल ही बताया, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को स्कैन करवाना है तो %s, तो %s। और ये टाइटल भी एक कैरेक्टर स्ट्रिंग ही होगी, तो यहां पे क्या लगाएंगे हम, %s। अब देखो, अब तक हम लोग अगर ये एक स्ट्रक्चर का मेंबर ना होता तो यहां पे हम क्या लिखते थे, एड्रेस ऑफ पेज, ऐसा लिखते थे कि नहीं लिखते थे। अभी क्या लिखना पड़ेगा हमें, एड्रेस ऑफ पीपीएस डॉट पेज। समझ में आ रहा है, यानी इस स्ट्रक्चर का पेज हम स्कैन कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एड्रेस ऑफ पीपीएस डॉट पेज, कॉमा, एड्रेस ऑफ पीपीएस डॉट प्राइस, कॉमा, एड्रेस ऑफ पीपीएस डॉट ऑथर। ठीक है, ठीक है, कॉमा, एड्रेस ऑफ पीपीएस डॉट टाइटल, ठीक।
अब तक में क्या हुआ है, अभी कंटिन्यू रहेगा, ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लेने का। अब तक हमने क्या किया, एक हमने स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया। स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने का बेनिफिट क्या है, स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने का बेनिफिट ये है कि ये सारी चीजें हमें एक साथ मिल गई, ठीक है ना। एक नाम बस हम लेंगे किसी का, कोई जैसे पीपीएस सब्जेक्ट की 10 बुक हो सकती है ना, तो एक बार जैसे ही हम एक बुक की बात करेंगे तो उसका पेज, प्राइस, ऑथर, टाइटल एक जगह हमें मिल जाएगा एक ही नाम से, वो क्या है, पीपीएस, जो भी डॉट लगा के हम इसको एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। अभी तक हमने ये किया कि ये स्ट्रक्चर बनाया और इस स्ट्रक्चर के सारे एलिमेंट को किसी ने एंटर किया। सपोज करो पेज 400, प्राइस 500, ऐसे करके, ऑथर जो भी है, ठीक है ना, बुक का टाइटल, इंट्रोडक्शन टू पीपीएस जो भी है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन सिस्टम के पास पहुंच गई। अब अगर तुम्हें देखना है कि तुमने जो एंटर कराया है वो सही सही चल रहा है कि नहीं, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करवाना पड़ेगा, इसको प्रिंट करवाना पड़ेगा कि नहीं। तो इसके नीचे लगाओ तुम प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, फिर से वही एकदम सीक्वेंस में परसेंट डी, परसेंट एफ, परसेंट एस, परसेंट एस, और यहां पे क्या कर दोगे तुम, केवल ये एड्रेस ऑफ हटा के, क्या, हाँ एड्रेस ऑफ ही तो लिखा है ये, अरे तो ये तो डबल, यहां तुम्हें जो लिखना है वो लिखो, कोई दिक्कत नहीं। जब भी कोई चीज डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ गई तो इसका मतलब ये है कि जो भी लिखा है एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। ये एंड भी आ जाएगा स्क्रीन पे, क्या करना है इससे, हाँ नहीं तो उससे लगने से क्या, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा, अब यहाँ पे कलर नहीं चेंज हो रहा है, बट वहां सिस्टम में जैसे तुम लिखोगे तो इसका कलर रेड रहता है ना, तो बाय डिफॉल्ट इसका कलर रेड रहता है, तो वो तो तुम्हें मतलब फिर से यही चीजें केवल एंड हटाते हुए, और पीपीएस डॉट पेज, पीपीएस डॉट प्राइस, पीपीएस डॉट ऑथर, पीपीएस डॉट टाइटल, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग किसी एरे का साइज निकाल रहे थे, सपोज करो कोई इंटीजर एरे हम 20 एलिमेंट का ले रहे हैं, 20 एलिमेंट की इंटीजर एरे ले रहे हैं, तो मेमोरी में उसका साइज होता है कि नहीं होता है, कितना होता है साइज उसका, 40 बाइट्स। 20 अगर इंटीजर, एक इंटीजर 2 बाइट लेता है, तो 20 एलिमेंट की इंटीजर एरे जो है उसका साइज कितना होता है, 40 बाइट, ठीक है। उसी तरीके से एक स्ट्रक्चर का भी साइज मेजर किया जा सकता है। ये जो स्ट्रक्चर है इसका मेमोरी में कितना साइज होगा, मेमोरी में कितना साइज होगा, ये 2 बाइट लेगा, ये 4 बाइट लेगा, 4 और 2 6, और ये तुम्हारा लेगा 20 बाइट्स, 20 20 40 और 6 46। ये जो स्ट्रक्चर है मेमोरी में 46 बाइट स्पेस लेगा, ठीक है। अब जैसे हमने बनाया है बुक नाम का स्ट्रक्चर, ठीक है ना, और टाइटल दिया है उसका क्या, पीपीएस। ये भी तो हो सकता है कि पीपीएस की एक ही बुक है क्या मार्केट में, पीपीएस की तो बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है ना, डेनिस रिची से लेके और कानिटकर से लेके और जो हाँ नए नए सब खिलाड़ी तक लिखे हैं। तो तुम्हें अगर ऐसा करना हो कि 10 पीपीएस की 10 बुक्स का रिकॉर्ड बनाना है, तो 10 बुक हैं, 10 पीपीएस की हैं, तो क्या करोगे, इसमें तो एक का जैसे ही तुमने फिल किया, एक स्ट्रक्चर तुम्हारा भर गया, क्या करें, 10 बुक्स लेनी है हमें, हाँ गुड। ये कह रहा है कि आप इस स्ट्रक्चर का मतलब इसी टाइप की 10 चीजें जो है तुम्हारी क्लास में भी जब हम बनाएंगे, पूरी क्लास के बच्चों का रिकॉर्ड, पूरे क्लास के बच्चों का रिकॉर्ड रखना होगा, तो जैसे तुम्हारी क्लास में 36 लोग हैं, 36 तो हमें 36 लोगों का ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना। केवल एक का हमने जो लिखा था वो उस क्लास का एक इंस्टेंस था, मतलब उस क्लास के एक मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा था, हमें एक का तो नहीं रखना है ना, हमें पूरे के पूरी क्लास का रखना है ना, पूरी पूरी क्लास का रखना है, ठीक है। यानी कि हम स्ट्रक्चर की एरे भी फॉर्म कर सकते हैं अगर एक ही तरीके के एक से ज्यादा, जाहिर सी बात होगा ही, वही स्ट्रक्चर बनाने का मेन मोटिव है कि एक ही तरीके के बहुत सारे डेटा स्टोर करने होंगे, तो वो हम लिख लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालो यही, एरे ऑफ स्ट्रक्चर, एरे ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है,
एरे ऑफ स्ट्रक्चर। तो जाहिर सी बात है, अगर हम स्ट्रक्चर की एरे बना रहे हैं तो दो प्लेस दिख रहे हैं जहां हम एरे लिख सकते हैं। कहां लिखें, यहां लिखें कि यहां लिखें? बुक के पास लिखें कि यहां लिखें? देखो हम, हाँ, एक यही मैंने बताया ना, जैसे तुम स्टूडेंट बनाओगे कोई, तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं ना यार, स्ट्रक्चर तो एक है। देखो तुम अगर यहां स्ट्रक्चर, देखो समझो, अगर तुम यहां एरे लगा देते हो, इसका मतलब ये है कि स्ट्रक्चर बहुत सारे बन गए। हमें स्ट्रक्चर बहुत सारा, टेम्पलेट एक ही रखना है, हमें बुक्स बहुत सारी रखनी है, ठीक है ना? तो सॉरी, हाँ, पीपीएस की बुक्स हमें बहुत सारी रखनी है। तो इसको हम लोग, इसका टाइप डिक्लेयर करेंगे कैसी? एरे। एरे टाइप की बुक इसकी हम लोग डिक्लेयर करें। तुम लोग लिखना स्टार्ट करो, मैं बहुत ज्यादा चेंज नहीं करूंगा प्रोग्राम को, ठीक है? अदरवाइज तुम्हारा, अब सपोज करो मैं ये बोल दे रहा हूं कि 5 ही रखते हैं तो बहुत सारी, हम 5 बुक्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तुम एरे का साइज जितना ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? ठीक, ये जब हमने यहाँ पे 5 ले ही लिया है तो ऐसा कोई लफड़ा तो है नहीं, वो आई की वैल्यू हम एंटर, लेकिन एक हमें लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहिए। सपोज करो हमने ले लिया है क्या, इंटीजर आई। अरे मैंने ऊपर जगह थी लिख दिया, तुम स्ट्रक्चर के नीचे डिक्लेयर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एक डेटा, तुम ये स्ट्रक्चर देख के और ये सब देख के कुछ भी बहुत ज्यादा लोड लेने की दिमाग की जरूरत नहीं है। जैसा एक इंटीजर ए बनाते थे या कैरेक्टर ए बनाते थे, फ्लोट बी बनाते थे, वैसा ही एक स्ट्रक्चर बुक बनाया है हमने, ठीक है? और कुछ भी अलग नहीं है, एक नाम के अंदर अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स आ गए हैं, ठीक है? तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है? तुम यहां पे मैसेज प्रिंट करा लो कि एंटर बुक नेम, टाइटल और फलाना ढमकाना, जो भी तुम्हें जो चीजें हैं, पेज, प्राइस, यही वाला मैसेज एज इट इज प्रिंट करा लो कि फॉर 5 बुक्स आगे ऐड कर लेना अगर करना चाहते हो तो, ठीक है? इसके बाद क्या करना चाहिए, हमें लूप चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? हमें लूप चलाना चाहिए फॉर आई फ्रॉम, अगर तुम 0 से चाहो 0 से भी कर सकते हो, 1 से चाहो 1 से भी कर सकते हो। 1 से करते हैं, ठीक है ना? क्योंकि पहली बुक, दूसरी बुक, तीसरी बुक ऐसे बोलने में अच्छा लगेगा, ठीक है ना? 0th बुक क्या होगी, ठीक? तो आई फ्रॉम 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 5 और आई प्लस प्लस, ठीक? और ये लूप चला के और हमने स्कैन करवा लिया। अब यहां पे भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? यहां पे चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यहां पे क्या चेंज करें हम? एड्रेस ऑफ पीपीएस आई डॉट पेज, पीपीएस आई डॉट पेज यहां पे लगाएंगे। फिर यहां पे पीपीएस आई डॉट प्राइस, फिर ये पीपीएस आई डॉट ऑथर, और ये भी हो जाएगा तुम्हारा पीपीएस आई डॉट टाइटल, ठीक? यानी तुम जो एंटर करोगे तो पहली बुक के लिए पहले उसका पेज, फिर प्राइस, फिर ऑथर, फिर टाइटल, ऐसे करोगे ना? जब आई की वैल्यू 1 होगी तो फर्स्ट बुक का पेज, प्राइस, ऑथर, टाइटल ये एंटर किया जाएगा। समझ में आ रहा है? लग रहा है सब लोग नोट करने में अत्यंत व्यस्त हैं। कर लो कर लो, ठीक है, ठीक है, कर लो, मैं ही रुक जाता हूं। ठीक है, सही से लिखना, मतलब कई सारे लोग बहुत वहां पे जाके मिस्टेक कर रहे हो इधर का उधर, ठीक है? क्या? हर जगह डॉट तो रहेगा ही। अरे फर्स्ट बुक का पेज, फर्स्ट बुक का प्राइस, तो डॉट ऑपरेटर से ही स्ट्रक्चर का कोई भी मेंबर एक्सेस होगा, डॉट ऑपरेटर से ही एक्सेस होगा। डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं हम? क्या आई ली है वो इंटीजर?
अरे भाई वो आई स्ट्रक्चर के बाहर लिए हैं यार, तुम भी क्या बात कर रहे हो? अब फिर से पहले दिन चलोगे क्या? इतना पीछे जाएं? अरे ये जो आई लिया है हमने स्ट्रक्चर मेंबर है क्या? ये आई तो स्ट्रक्चर के बाहर है, समझ गए? पक्का? उसको उसको क्यों प्रिंट कराते वक्त डॉट लगाओगे? आई प्रिंट कराना, नीचे प्रिंट करा लो, क्या ही मिलेगा तुम्हें आई प्रिंट कराने से? ठीक, प्रिंटर में ना, हाँ तो सारी चीजें लिखने के बाद तो ब्रैकेट तो क्लोज हो गई। अब क्या मतलब आगे स्ट्रक्चर में आ गए तो अब नियम बदल दोगे पुराने वाले? वो तो बेटा एज इट इज चलेगा, उसकी क्यों टेंशन ले रहे हो तुम? प्रिंट भी करवाते वक्त क्या करना पड़ेगा हमें? सारे एंटर करवा दिए तुम, उसके बाद प्रिंट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर आई फ्रॉम 1, चलो लिख देना है, फॉर आई फ्रॉम 1 आई लेस देन इक्वल्स टू 5 और आई प्लस प्लस, प्रिंट एफ %d %f %s %s कॉमा क्या था? pps i डॉट पेज, ठीक है, कॉमा pps i डॉट, अरे ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहां वाला? कॉमा pps i डॉट ऑथर, कॉमा pps i डॉट टाइटल, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज, और इसके नीचे मेन गेट ch वगैरह जैसा लगाते हो तुम लोग, लगा के ये मेन को क्लोज कर लिया हमने, ठीक है। जब ये प्रोग्राम तुम लोग लिखोगे, ध्यान से सुनो, अब अभी भी नोट कर रहे हो क्या? जब तुम ये प्रोग्राम लिखोगे और लिख के कंपाइल करोगे, ठीक है ना, Alt F9 से, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है और कोई भी वार्निंग भी नहीं है, 0 एरर 0 वार्निंग आएगा, ठीक है। लेकिन जब तुम इसको रन कराओगे तो एक एरर शो करेगा, ठीक है ना, रन टाइम एरर है, ठीक, वो कंपाइलर की प्रॉब्लम है, उस एरर को कैसे फिक्स करना है ये मैं बता दे रहा हूं, ठीक है ना। तुम चाहो तो लिख लो कि इस प्रोग्राम को लिखने के बाद एज इट इज एक रन टाइम एरर आएगी, ठीक है, और वो रन टाइम एरर ये बोलेगी फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट डज नॉट लिंक्ड। एक्चुअली हम एरे भी यूज, स्ट्रक्चर के अंदर जब भी स्ट्रक्चर की एरे और फ्लोट दोनों यूज करते हो तभी ये प्रॉब्लम आती है जनरली, ठीक है ना। तो एरर आएगी, रन टाइम एरर आएगी, फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट डज नॉट लिंक्ड, ठीक है। इस प्रोग्राम को लिख के जब तुम रन कराओगे, जब स्ट्रक्चर की एरे यूज करोगे केवल तब, जब स्ट्रक्चर की एरे यूज करोगे ये एरर केवल तब आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। इसके पहले वाले प्रोग्राम में मैंने ऐसा नहीं बोला है, वो एज इट इज रन करेगा, यहां पे केवल प्रॉब्लम आएगी, एरर आएगी, रन टाइम एरर, क्या लिख के आएगा? फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट डज नॉट लिंक्ड। उसको फिक्स करने के लिए कहीं भी मेन के बाहर, जाहिर से पता, दूसरा एक फंक्शन मैं बता रहा हूं, मतलब बाहर चाहे मेन के ऊपर चाहे नीचे, कहीं भी बाहर ये फंक्शन डिक्लेयर कर दो। लिखना है तुम्हें void f, ठीक है, void f, और इसमें एक फ्लोट पॉइंटर p कॉमा a एंड p इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a, बस इतना करना है, और ये ब्रैकेट क्लोज, इतना करना है। लिखो जल्दी, मेन के बाहर नीचे लिख लो void f, फ्लोट पॉइंटर एक ले लो और एक फ्लोट वेरिएबल ले लो, और इस पॉइंटर में उस वेरिएबल का एड्रेस रख दो, ठीक। अब जब इसको रन कराओगे, लिख लिए, अब जब इसको तुम रन कराओगे तो एरर तो अभी भी कोई नहीं है, लेकिन एक वार्निंग आएगी, ठीक है ना, एक वार्निंग आएगी। वार्निंग क्या आएगी? वार्निंग आएगी p इज असाइंड अ वैल्यू दैट इज नेवर यूज्ड। p में एक आप कुछ असाइन कर रहे हो, उसका और कहीं जिक्र नहीं है, तो ये वार्निंग आएगी p इज असाइंड अ वैल्यू दैट इज नेवर यूज्ड। तो जैसा कि हम लोग बहुत ही बहादुर हैं, वार्निंग पे ध्यान नहीं देते, देते हैं क्या?
नहीं देते ना, वो ट्रैफिक वाला वार्निंग रहता है कि शराब पी के गाड़ी ना चलाएं या धीमे चलें, बहुत तेज ना चलें, तो कभी देते हैं। जैसे देखता हॉस्पिटल है, हॉर्न ना बजाएं, तो अनायास भी एक दो बार हॉर्न बजा देता है आदमी। यहाँ लिखा होता है कि धीरे चले, वहां ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाती है। तो जब इतनी बड़ी बड़ी वार्निंग हम लोग नहीं ध्यान देते, तो ये छोटी सी वार्निंग का क्या ध्यान देंगे, रन करा देंगे और रन कर जाएगा ये प्रोग्राम, ठीक है ना, एज इट इज रन कर जाएगा प्रोग्राम, ठीक है। लेकिन तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जब आई की वैल्यू 1 हो, तो आई की वैल्यू 1 के लिए पेज, प्राइस, ऑथर, टाइटल, ये सब देना है, ठीक है ना। फिर जब आई की वैल्यू 2 हो जाए तब इसी सीक्वेंस में देना है, क्योंकि तुमने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ। अब जैसे अगर मैं ये पूछ लूं कि ये जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा मेमोरी में कितना स्पेस लेगा, तो जैसे इसका हम लोगों ने अभी काउंट किया कितना, 46 इंटू 5, 46 इंटू 5, और एक साथ जैसे पहली बुक का जो भी नाम है उसके बाद उसका एरे बना लिया ना हमने, ये सारा एक साथ रहेगा। एरे की यही तो खासियत है कि एरे एक कॉन्टिग्यूअस डेटा स्ट्रक्चर है, याद करो, एरे एक कॉन्टिग्यूअस डेटा स्ट्रक्चर है, बीच में खाली स्पेस नहीं छोड़ सकते। तो ये पहली एरे, वो सारे फॉर्मूले जिससे एड्रेस कैलकुलेट होते हैं वो सारे यहाँ एज इट इज वैलिड हैं। अगर किसी का कोई दाएं बाएं करके एड्रेस पूछता है तो पुराने वाले फॉर्मूले से तुम एड्रेस बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। तो मैं तुम्हारे ज्ञान पे भरोसा करते हुए और ये मान ले रहा हूं कि तुम बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग स्ट्रक्चर को कैसे किसी फंक्शन में पास करेंगे ये देख लेते हैं, ठीक है। लिखो, अगर स्ट्रक्चर को फंक्शन में यूज करना होगा तो कैसे हम लोग यूज करेंगे, लिखो। अच्छा, अगर तुम चाहो तो किसी स्ट्रक्चर के मेंबर को भी फंक्शन में पास कर सकते हो किसी, और एंटायर स्ट्रक्चर को भी किसी फंक्शन में पास कर सकते हो, ठीक है ना। मेंबर को भी पास कर सकते हो और एंटायर स्ट्रक्चर को भी पास कर सकते हो। दोनों देखना चाहोगे क्या तुम लोग? ठीक है, तो अगर दोनों अलग अलग देखना है तो लिख लो, बार बार तुम्हें लिखना पड़ेगा। मैं प्रोग्राम तो एक बता देता हूं, चलो लिख लो पहले तुम, पासिंग स्ट्रक्चर्स टू फंक्शंस, ठीक है। लिखो, whenever we have to pass a structure, whenever we have to pass a structure or a member of any structure or member of any structure, जो लिखवा रहे हैं बड़ी छोटी सी बात है लेकिन लिख लो, काम आएगी, ठीक है। मेंबर ऑफ एनी स्ट्रक्चर टू अ फंक्शन, वी मस्ट डिक्लेयर स्ट्रक्चर ग्लोबली, वी मस्ट डिक्लेयर स्ट्रक्चर ग्लोबली। जैसे अगर तुमने मान लो स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर दिया मेन के अंदर और पास कर रहे हो किसी फंक्शन में, तो वो उस फंक्शन में भी जाके फिर या तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वहां पे डिफाइन करो। जैसे एक वेरिएबल हम लोग लेके जाते हैं, अगला वेरिएबल वहां डिक्लेयर कर देते हैं, तो वो पूरी पूरी वैल्यू उसमें चली जाती कि नहीं चली जाती। तो ऐसी कोई समस्या ना है, यानी कि किसी स्ट्रक्चर के मेंबर को कहीं से उठा के तुम कहीं भेज रहे हो तो उसको पहचानने में वो प्रॉब्लम ना करे। इसीलिए इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को हमेशा ग्लोबल डिक्लेयर कर देते हैं। ग्लोबल डिक्लेरेशन क्या होता है, आउटसाइड मेन के बाहर, ठीक है। so that any portion of the program declare structure globally, so that any portion of the program can access the contents of structure, so that any portion of the program can access the contents of structure easily, can access the contents of structure easily, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो तुम लोग, अगर किसी मेंबर को किसी फंक्शन में पास करना हुआ तो कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। लिखो, पासिंग स्ट्रक्चर मेंबर्स टू फंक्शंस, पासिंग स्ट्रक्चर मेंबर्स टू फंक्शन। सपोज करो कोई स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्ट कैरेक्टर एक्स, इंटीजर वाई और कैरेक्टर नेम,
ठीक है, ठीक। और इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया, उसका नाम रखा है मैन। ठीक है, ठीक। सपोज करो जो फंक्शन है जहां पे हम लोग पास कर रहे हैं उसका नाम रखा है हमने फन। ठीक है ना, फंक्शन है उसका क्या नाम है, फन। तो अगर इसके किसी मेंबर को पास करना हुआ तो फंक्शन में तो हम लोग कैसे लिखेंगे, फन और लिखेंगे मैन डॉट एक्स। अगर इस एक्स को किसी फंक्शन में पास करना हुआ तो हम लोग कैसे पास करेंगे, हाँ, मैन डॉट एक्स, ऐसे उसका आर्ग्यूमेंट हम लोग बनाएंगे। उसी तरीके से इस वाई को पास करना हुआ तो फन मैन डॉट वाई। ठीक है, और इसको पास करना हुआ तो जैसे हम लोग एरे पास करते हैं, मैन डॉट नेम, मैन डॉट नेम। केवल एरे पास कर रहे हो तो केवल नेम पास कर दोगे तो बेस एड्रेस मिल जाएगा एरे का। ठीक है ना, ऐसे होता। अब अगर तीनों का, मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर तीनों पास करना तो यहां कॉमा लगा के करते जाओ, बेवकूफी वाली बात हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, फिर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही क्यों नहीं पास करते हो। ठीक है, चलो लिखो। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे हम लोग कोई इंटीजर कैरेक्टर डिक्लेयर करते हैं बाहर तो उसका कुछ एड्रेस होता है कि नहीं होता है, होता है ना। उसी तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर के अंदर अगर डिक्लेयर किए हैं तो भी कुछ एड्रेस होगा कि नहीं होगा इनका। अरे इस एक्स का एड्रेस तो होगा ही होगा, इस वाई का। तो अगर तुम चाहो तो इसके एड्रेस को भी पास कर सकते हो, एड्रेस ऑफ वो लगा के, डॉट लगा के, जैसे इसको एक्सेस किया वैसे इसके एड्रेस को भी एक्सेस हम लोग कर सकते हैं और पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को भी पास कर सकते हैं। लिख लो, पासिंग एंटायर स्ट्रक्चर टू फंक्शन, पासिंग एंटायर स्ट्रक्चर टू फंक्शन। ठीक, ठीक, लिखो। अब जाहिर सी बात है, अभी हमने क्या बताया कि अगर किसी स्ट्रक्चर को किसी फंक्शन में पास करना है तो हमें क्या करना चाहिए, स्ट्रक्चर को कहां डिक्लेयर करना चाहिए, ग्लोबली डिक्लेयर करना चाहिए। हाँ चलो, भाई मैं देख रहा था याद आ रहा है कि नहीं पीछे का, ऐसा तो नहीं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर को ग्लोबली डिक्लेयर कर दे रहे हैं, स्ट्रक्ट बुक। ठीक है, और इसका जो अभी हमने बुक वाला बनाया था, इंटीजर, पेज, फ्लोट, प्राइस, ठीक है, कैरेक्टर, ऑथर, ठीक है, कैरेक्टर, टाइटल, ठीक है। और सपोज करो हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, उसका नाम क्या रखा है, पीपीएस। ठीक है, ये हमने स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है। ठीक, इसको पास कहां करेंगे हम, सपोज करो हम अपना अब मेन फंक्शन लिखने जा रहे हैं। ठीक है ना, मेन फंक्शन, मेन के अंदर हम लोग एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, सॉरी एक फंक्शन बना रहे हैं डिस्प्ले नाम का। तो उसका हम लोग पहले दे देते हैं प्रोटोटाइप, तो वॉइड डिस्प्ले। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग पास कर दे रहे हैं स्ट्रक्ट, ठीक है ना, स्ट्रक्ट बुक। ठीक है ना, बुक टाइप का जो स्ट्रक्चर है, बुक टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो इस पूरे फंक्शन का आर्ग्यूमेंट बनने वाला है। ये अभी भी ये क्या है, इस फंक्शन का प्रोटोटाइप है। ठीक है ना, इस डिस्प्ले फंक्शन का प्रोटोटाइप हमने लिखा है। ठीक है, वॉइड डिस्प्ले स्ट्रक्ट बुक बी, और सारे एलिमेंट्स को हम एक मैसेज प्रिंट करवा ले रहे हैं, प्रिंट एफ
एंटर स्ट्रक्चर मेंबर्स, मतलब क्या हुआ? एंटर स्ट्रक्चर मेंबर्स का क्या मतलब हुआ बताओ? हाँ, पेज, प्राइस, ऑथर, टाइटल, ये सब आप एंटर करिए। तो इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्कैन एफ, स्कैन एफ, %D, %F, %S, %S, कॉमा, यहां पे क्या लिखें बताओ? क्या लिखें यहां? हाँ, एड्रेस ऑफ पीपीएस डॉट पेज, हाँ ठीक है, भूले तो नहीं हो, कॉमा, एड्रेस ऑफ पीपीएस डॉट प्राइस, कॉमा, एड्रेस ऑफ पीपीएस डॉट ऑथर, कॉमा, एड्रेस ऑफ पीपीएस डॉट टाइटल। ठीक है, ठीक, जल्दी जल्दी करो भाई, समय रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, अब हमें क्या करना चाहिए? ये जो हमने डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन को कॉल कर लेना चाहिए। तो हम लोग कॉल कर लेते हैं डिस्प्ले, डिस्प्ले, और ब्रैकेट में क्या लिखना चाहिए हमें? तो इस स्ट्रक्चर को अगर हमें कॉल करना है तो क्या, कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम लिख दें तो कॉल हो जाएगा? पीपीएस लिख दे तो हो जाएगा कि नहीं? यही स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे हम लिख दें पीपीएस, और ये हो गया फंक्शन हमारा कॉल, गेट सीएच लगा के बंद कर देना। लेकिन अभी भी ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, इतना तो तुम्हें पता है, ठीक है ना? यानी ये डिस्प्ले फंक्शन बना तो है, लेकिन ये करता क्या है? तो हम डिस्प्ले फंक्शन को डिफाइन भी कर दें क्या? बोलो, लिखो, वॉइड डिस्प्ले, ठीक है, एक्सट्रैक्ट बुक, और तुम चाहो तो जानते ही हो, इस नाम से भी बना सकते हो। जैसे हम जो एक्चुअल आर्गुमेंट और फॉर्मल आर्गुमेंट का नेम तुम सेम भी रख सकते हो और अलग भी रख सकते हो, ना? तो यहां हम पीपीएस ही रख लें क्या? चलो नहीं, इतना कंफ्यूज करने की कोई जरूरत नहीं, हम पीपीएस ही रख ले रहे हैं। तुम चाहो तो ये मान लो कि इतना तो तुम्हें पता ही है कि ये पीपीएस और ये पीपीएस अलग अलग हैं। जैसा होता है फॉर्मल आर्गुमेंट और एक्चुअल आर्गुमेंट अलग अलग होते हैं, बट जो भी वैल्यू यहां से आएगी वो इसको रिसीव हो जाएगी, क्योंकि इसका भी टाइप क्या है? बुक है, ठीक है ना? इस स्ट्रक्चर का भी टाइप बुक टाइप का ही है। और अंदर हम लगा लें क्या? प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ। अब %D, %F, %S, %S, और आगे क्या लिखना चाहिए हमें? हाँ, पीपीएस डॉट पेज, पीपीएस डॉट प्राइस, पीपीएस डॉट, हाँ लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो, पीपीएस डॉट पेज, पीपीएस डॉट प्राइस, कॉमा, पीपीएस डॉट ऑथर, और कॉमा, पीपीएस डॉट टाइटल। ठीक, और ये सेमीकोलन यहां लगाना मत भूलना प्रिंटफ के बाद, और इसको हम कर देंगे क्लोज। तो इस तरीके से हम लोग पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को किसी फंक्शन में पास कर सकते हैं, ठीक है? अगर हम यहां पे नाम इसका बदल देते, अगर हम यहां इसका नाम पीपीएस ना रख के क्या रख देते? बी, सपोज कर हम इसका नाम रख देते क्या? बी। यहां अगर हम इसका नाम बी रख देते तो हम यहां पे क्या लिखते? बी डॉट पेज, बी डॉट प्राइस, यहां से मिलता इसको और यहां से मिलता फिर इसको, वो आगे ट्रांसफर हो जाता। तो ये सब थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर के बारे में था। एक चीज रह गई है जो सिलेबस में अलग से मेंशन भी है, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। हम लोग स्ट्रक्चर और पॉइंटर अब नेक्स्ट लेक्चर में रख लें, क्योंकि कई सारे लोग काफी थके थके लग रहे हैं, ठीक है? तो चलो ठीक है, इस लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर के पॉइंटर